दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम भोजन क्यों करते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? और हम जो भोजन करते हैं उसमें हम फल, सब्जियां और अनाज ही क्यों खाते हैं? लकड़ी, पत्थर या मिट्टी क्यों नहीं खाते? और हमारे पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है? आज हम इस वीडियो में इन सभी पहलुओं के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए और हमें हमारे काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और रोगों से लड़ने के लिए भी भोजन की जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए और सभी तरह के काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उन्हीं चीजों को खाते हैं जिनमें ये सब घटक होते हैं, और यह सब घटक हमें लकड़ी, पत्थर और मिट्टी खाने में नहीं मिल पाते, जबकि फल, सब्जियां, दाल, अनाज खाने से हमें यह सब घटक इनमें आसानी से मिल जाते हैं। अब जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं उसका पेट में पाचन कैसे होता है। हमने अभी यह तो जान लिया है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन ये सब जटिल पदार्थ होते हैं, इसलिए शरीर इनका उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर पाता है। तो शरीर को इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना होता है। इस तोड़ने वाली प्रक्रिया को ही पाचन यानी कि डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्व यहीं से शुरू होता है। शरीर में पाचन करने वाले इस सिस्टम को पाचन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन नली और कुछ ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। चलिए फिर से हम जानते हैं कि इस आहार नली और ग्रंथिकाओं के साथ हमारे शरीर में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। पाचन नली के अंग, इसमें सबसे पहले मुख और मुख गुहिका होती है, जो ग्रास नली से होते हुए आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और आंत में मलाशय और मल द्वार होता है। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन मुख गुहिका से प्रवेश करते हुए ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत और फिर बड़ी आंत से गुजरते हुए मलाशय तक पहुंच जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार पचाकर भोजन को अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज में तोड़ देता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में 6 मुख्य ऑर्गन भाग लेते हैं। इसमें पहला हमारा मुंह, दूसरा स्टमक यानी कि आमाशय, तीसरा लिवर, चौथा पेनक्रियाज ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि, पांचवा इस्तेमाल इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत, और छठा लार्ज इंस्टेटाइन यानी कि बड़ी आंत शामिल है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। दोस्तों, अब हम शुरुआत से देखते हैं कि जब हम भोजन को मुंह में लेकर चबाने लगते हैं तो यहीं से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाली प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है, और इसी समय हमारे गालों में पाई जाने वाली लार ग्रंथ या लार स्रावित करती हैं। यह सलाइवा यानी कि लार कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो यहीं से शुरू कर देती है। यहाँ से भोजन फिर लंबी नलीनुमा ग्रासिका से होते हुए आमाशय में आ जाता है। यहाँ इसमें HCl मिल जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को यहीं मार देता है, और फिर आमाशय की भीतरी दीवार पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता। आमाशय से अधपचा भोजन स्मॉल इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत में चला जाता है। यह छोटी आंत एक कुंडलित नली होती है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। इस स्मॉल इंस्टेटाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं, और यहीं पर लीवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। ये लीवर एक भूरे रंग की और सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसे अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंस्टेटाइन में आ जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस को स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पेनक्रियाज एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। इसका अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पित्त रस और अग्नाशय रस के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में विघटित कर देता है। अब इन पोषक तत्वों को स्मॉल इंस्टेटाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्मॉल इंस्टेटाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान कई संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विली में बहुत सारी पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं।
वेली द्वारा इस पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और भोजन वेली की ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारे ब्लड में मिल जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह लार्ज इंस्टेटाइन यानी कि बड़ी आंत में चला जाता है। लार्ज इंस्टेटाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। बड़ी आंत से यह रेक्टम यानी कि मलाशय में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन को मल या स्टूल कहते हैं। समय समय पर हम इसे एनस यानी कि गुद्दा द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं। भोजन के पचने के इस प्रोसेस को हम जितना इजी समझते हैं वास्तव में यह उतनी इजी नहीं होती। इसके लिए भोजन को एक 10 मीटर लंबी नली से गुजरना पड़ता है जिसमें तकरीबन 6 से 8 घंटे का वक्त लगता है और इस प्रकार भोजन के पचने की प्रक्रिया पूरी होती है।